Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We'll continue with our chapter biodiversity. Our today's topic, that is basis of classification of living organisms. किस बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, राइट? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? Dividing living organisms into groups and subgroups. Yes, basis of classification of living organisms. Classification, what does it means? The word classification means dividing living organisms into groups and subgroups. Living organisms को जब grouping की जाती है living organisms की और सब grouping की जाती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिफिकेशन. ठीक है. क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है, दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. बेसिस हमारे पास है कि हम किस बेसिस पर किन चीज़ों को सामने रख के क्लासिफिकेशन करते हैं. मींस जानदारों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ होमोलॉजी. होमोलॉजी और द होमोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स. होमोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं कि कुछ ऐसे पार्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कि मिलते जुलते हैं, राइट? समटाइम्स द होमोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स दे आर सेम, स्ट्रक्चरली दे आर सेम, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. एज लिम्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो लिम्स हैं ह्यूमंस में आर हैंड्स एंड लेग्स. हमारे जो इंसानों के हाथ और पैर हैं, ठीक है, ये लिम्स कहलाते हैं. और ये लिम्स हम चलने फिरने के लिए पैरों को इस्तेमाल करते हैं और अपने हाथों को मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं हमारे पास. बर्ड्स के पास इंस्टेड ऑफ हैंड्स दे हैव विंग्स. जो बर्ड्स हैं उनके पास हाथों की जगह उनके पास विंग्स हैं, पर हैं, जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. ठीक है. इसी तरह फिशेस में स्ट्रक्चरली वो सेम है लेकिन फंक्शनली वो डिफरेंट है, एंड दे आर कॉल्ड फिन्स. ठीक है. फिन्स जो हैं जिसकी हेल्प से जो फिशेस हैं वो स्विम कर सकते हैं, उनके मुख्तलिफ फिन्स हैं, वो इसी तरह उनको मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, बट function is different. They help fishes to swim in the water. Birds अपने wings की मदद से हवा में उड़ सकते हैं, और जबकि इंसान जो है अपने हाथों की मदद से वो मुख्तलिफ काम कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारे जो होमोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होती है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन आपस में ज़्यादा मिलते जुलते हैं. जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हैं, हाथ, पैर, आंखें, नाक, कान, बाल, ये मुख्तलिफ हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जो फ़िज़िकली बाहर से नज़र आते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. जैसे एक बर्ड को देखा जाए तो बर्ड की एक चोंच है, 2 आंखें हैं, उनकी बॉडी पर बाल हैं, उनके 2 लेग्स हैं और अ पेयर ऑफ विंग है. ठीक है. तो ये जो स्ट्रक्चर है बर्ड्स का वो सारे बर्ड्स में एक जैसा है. सो वी कैन प्लेस ऑल ऑफ द बर्ड्स इन वन सिंगल ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर. उनके एक जैसे दिखने की वजह से उनके बाहर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, बाहर का जो पूरा जैसे हमें वो दिखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं बर्ड्स में, उन बेसिस पे हम बर्ड्स को एक ग्रुप में रख सकते हैं. उसके अलावा अगर आप फिशेस को देखें, ऑल ऑफ द फिशेस दे हैव फिन्स एंड दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर. उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उनकी जो फिन्स हैं और उनके गिल्स हैं, सबके जो जितने भी वाटर में फिशेस हैं उनकी सबकी गिल्स हैं, उनका माउथ है, पेयर ऑफ आइज हैं. तो ये जो फिज़िकल अपीयरेंस है जो बाहर से दिखते हैं जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उस बेसिस पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक जैसे ग्रुप्स में, एक जैसे दिखने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एक ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं, किया जाता है. कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है? द वर्ड बायोकेमिस्ट्री इज़ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. और ये केमिकल रिएक्शन जिन प्रोटीन्स के वजह से हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स. ठीक है. अगर हमारे
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी जानदार हैं उनके अगर केमिकल रिएक्शंस सेम हैं, मिलते जुलते केमिकल रिएक्शंस हैं और उनके जो एंजाइम्स हैं, इस एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है एंजाइम जो कि मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, तो ये जो एंजाइम्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं अगर इनके सेम हैं और एक जैसा फंक्शन हो रहा है इंटरनली, so on that basis as well living organisms can be placed in one group. अगर इनका जो डाइजेशन का मैकेनिज़्म है फॉर एग्जांपल दैट इज़ सेम, ठीक है, तो उन बेसिस पर भी, उन केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एक ही ग्रुप में रख सकते हैं. देन कम्स नेक्स्ट कंपैरेटिव साइटोलॉजी. कंपैरेटिव साइटोलॉजी इज़, एज वी discussed in our previous lecture, that all of the plants they have cell wall, right, and all of the plants they have cell wall, and all of the eukaryotes they have proper nucleus in their cells. So उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकती है, उन बेसिस पर भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में, एक ग्रुप में रख सकते हैं. साइटोलॉजी वर्ड, यहाँ पे कंपैरेटिव साइटोलॉजी में जो वर्ड साइटोलॉजी है, इट इज़ यूज फॉर द सेल, स्टडी ऑफ द सेल. जो इनका सेल स्ट्रक्चर है, इफ़ इट इज़ सेम, सो वी कैन प्लेस ऑल ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स हु हैव द सेम सेलुलर स्ट्रक्चर इन वन ग्रुप. वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका सेल एक जैसा है, स्ट्रक्चरली फंक्शनली वो एक जैसा है, तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हम एक ग्रुप में रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, जिनका न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है. उनमें न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल डीएनए के इर्द गिर्द मौजूद नहीं होता, उनको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, जिसमें सारे बैक्टीरियाज आते हैं उस ग्रुप में. तो सारे बैक्टीरियाज को उस ग्रुप में इसलिए रखा गया क्योंकि उन सब का सेलुलर स्ट्रक्चर एक जैसा था. They were not having a proper nucleus, means they were not having a nuclear membrane. उनका जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो मिसिंग था, उनमें जो बाहर के डीएनए के इर्द गिर्द जो कवर था वो मौजूद नहीं था. उस बेसिस पर उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया. और उसके अलावा जो सारे प्रोकैरियोट्स थे उनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, वो सेल के अंदर मौजूद नहीं थे, जिस बेसिस पे इन सबको एक अलग ग्रुप में प्रोकैरियोट्स में रखा जाता है. तो इस बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग होती है, उनका सेलुलर स्ट्रक्चर को देखा जाता है, उनके सेल के इंटरनल पार्ट्स को चेक किया जाता है कि वो किस तरह का सेल है, क्या उन सेल वॉल है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इंटरनली प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, नहीं है, उनके पास किस किस्म के सेल ऑर्गेनल्स हैं. उस बेसिस पे भी आफ्टर स्टडिंग सेल इन डिटेल, उस बेसिस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन हो सकती है. मींस के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है उनके सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर. देन कम्स कंपैरेटिव जेनेटिक्स. इट इज़ अ वेरी लेटेस्ट, हम बोल सकते हैं कि एक लेटेस्ट स्टडी है जिसमें जेनेटिक्स, जीन्स के बेसिस पे, डीएनए के बेसिस पे सेपरेशन की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिनका डीएनए, जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जिनके जीन्स सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं, उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है. जो ज़्यादा वेरी करते हैं, जिनके जीन्स की सीक्वेंसिंग या जो जीन्स हैं, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो वेरी करता है, डिफरेंट है, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है. सो डीएनए बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन हो सकती है कि किन का डीएनए ज़्यादा, जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए ज़्यादा मिलता जुलता है उनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं, और जिनका डीएनए आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलता जुलता उनको हम अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है. देन कम्स टैक्सोनॉमिक रैंक्स. टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है? टैक्सोनॉमी इज़ अगेन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है, नाम कैसे दिया गया, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम कैसे देना चाहिए,
और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग कैसी करनी चाहिए, उनको अलग अलग ग्रुप्स में कैसे रखा जाता है, क्यों, किन बेसिस पे रखा जाता है, इन सब की हम स्टडी करते हैं द सब्जेक्ट टैक्सोनॉमी में। और टैक्सोन जो है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के नाम है, मुख्तलिफ़ टैक्सोन को अलग अलग ग्रुप्स को नाम दिया गया है। जिस तरह हम बोलते हैं ना ग्रुप्स, क्लास, कैटेगरी, इसको साइंटिफिकली टैक्सोन भी कहा जाता है। और टैक्सोनमिस्ट जो है आप एक कह सकते हैं कि एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, एक ऐसे बायोलॉजिस्ट हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग, उनको नाम देने और उनको उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पर उनको अलग अलग और एक ग्रुप में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है। और जो ये काम करते हैं उन साइंटिस्ट को टैक्सोनमिस्ट कहा जाता है। टैक्सोनमिक रैंक्स क्या चीज़ हैं? जो अलग अलग ग्रुप्स जो हैं जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, उनको कहा जाता है टैक्सोनमिक रैंक्स। इन टैक्सोनॉमी द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लैडर इन विच ईच स्टेप इज एट हायर लेवल देन द लोअर वन। ये आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, किंगडम, ठीक है। देन किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप फाइलम, then phylum is again subdivided into group class, then class is subdivided into the groups known as order, and then order is divided into subgroup known as family, and family is then further divided into subgroup known as genus, and then the genus group is further subdivided into groups known as species, ठीक है। तो इस तरह देखें तो किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप है और फाइलम उससे छोटा ग्रुप है, फिर क्लास जो है फाइलम से छोटा ग्रुप है, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं तो ऑर्डर उससे छोटा ग्रुप है, एक ऑर्डर में फर्दर सब फैमिलीज़ आती हैं तो फैमिली ऑर्डर से छोटा सा ग्रुप है, देन फैमिली में फर्दर जीन्स आते हैं तो जीन इज़ अगेन अ सब ग्रुप, एंड जीन्स के अंदर स्पीशीज़ आते हैं, देन इट इज़ अगेन अ सब ग्रुप। इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाता है इनटू ग्रुप्स, और हर बड़ा ग्रुप फर्दर सब ग्रुप छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रैंकिंग। यहाँ पे देखिए ये इस डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि इन टैक्सोनॉमी द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लैडर। एक लैडर मतलब एक जो सीढ़ी है उसकी तरह ये अरेंजमेंट है कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप, फिर उससे छोटा ग्रुप, फिर फर्दर उससे छोटा ग्रुप, फिर उससे छोटा ग्रुप, इससे छोटा ग्रुप, उससे छोटा ग्रुप, देन इन द लास्ट द स्मॉलेस्ट ग्रुप स्पीशी, एंड दिस इज़ कॉल्ड हायरार्की। ये जो सारा एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें बड़े ग्रुप को फर्दर स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। दिस complete step-wise division of living organism is called hierarchy, from the higher group to the smallest group. In hierarchical arrangement, each level is called a rank. इसमें ये जो हायरार्की है, ये स्टेप वाइज अरेंजमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक बड़े ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इसे हायरार्की कहा जाता है। और इस हायरार्की में हर एक ग्रुप को रैंक कहा जाता है। इट इज़ किंगडम इज़ वन ऑफ द रैंक, देन फाइलम इज़ अनदर रैंक, क्लास दिस इज़ अनदर रैंक, ऑर्डर, family, genus, species. They are the different ranks of classification, ranks of hierarchy, ठीक है। हायरार्की क्या है? जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में एक बड़े से ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फर्दर स्पेसिफाई, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। एक जनरल ग्रुप है और वहाँ से फर्दर उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड करते करते हम एक वेरी स्पेसिफिक ग्रुप बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जनरल टू स्पेसिफिक हायरार्की। जैसे कि अगर हम एक वेरी कॉमन एग्जांपल लें, सो ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ, वी आर we human beings are one of the species, right? So हम सारे जो इंसान हैं हम एक ही स्पीशी है और हम
जो है ह्यूमन बींग्स का एक सिंगल स्पीशी है, ठीक है। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो इंसान है वो एक ही स्पीशी है, बिकॉज इन आर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस दैट व्हाट इज स्पीशी। स्पीशी is a member of living organism which can interact and produce a fertile offspring, ठीक है। हम किस बेसिस पे हमें एक छोटे से ग्रुप में रखा गया है, हम सिर्फ इंसानों को, कि हम आपस में इंटरेक्ट करके, मेल और फीमेल पार्टनर आपस में इंटरेक्ट करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मीन्स जो बेबी है वो भी फर्दर रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो, ठीक है। तो सारे इंसान जो हैं वो एक ही स्पीशी हैं, सारे लायंस जो हैं वो एक स्पीशी हैं, सारे एलिफेंट्स जो हैं वो एक स्पीशी हैं, हॉर्सेस अलग स्पीशी हैं, डोंकीज अलग स्पीशीज़ हैं। अब भी यहाँ से आपको स्पीशी की डेफिनेशन मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूँ कि जैसे हॉर्स और डोंकी है, साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली इनका मेट करवाया, एक मेल डोंकी का फीमेल हॉर्स के साथ इंटरेक्शन करवाया, लेकिन जो उनका बेबी था, जो जिसे मोल या खच्चर कहा जाता है लोकल लैंग्वेजेस में, वो फर्दर फर्टाइल नहीं था, मतलब खच्चर इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ बेबी अगेन, ठीक है। तो इसीलिए हॉर्स को एक अलग स्पीशी कहा गया और डोंकी को एक अलग से स्पीशी कहा गया, बिकॉज हॉर्स एंड डोंकी दे कैन नॉट इंटरब्रीड, ठीक है। दे कैन नॉट interact, they cannot interbreed, they can interbreed but they cannot produce a fertile offspring. इस बेसिस पर हॉर्स इज़ अ सेपरेट एक अलग स्पीशी है और डोंकी एक अलग स्पीशी है। सो स्पीशी इज़ अ वेरी स्मॉल, द स्मॉलेस्ट ग्रुप, ठीक है। और इंसान जो है, सारे इंसानों की अगर हम एग्जांपल लें तो इंसान जो है हमारे पास वो क्या है, किस बेसिस पर, ऑल ऑफ देम दे आर इन अ वन सिंगल ग्रुप, स्मॉलेस्ट ग्रुप, बिकॉज दे कैन इंटरैक्ट एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। देन कम्स द वर्ड जीनस। ये स्पीशीज़ से बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं, मिलते जुलते जो स्पीशीज़ हैं, उनको फिर जीनस ग्रुप में रखा जाता है। जो मिलते जुलते जीनस के जो ग्रुप्स जो आपस में मिलते जुलते हैं और फर्दर करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे फिर उनको एक ही फैमिली में रखा जाता है, और मिलते जुलते फैमिलीज़ को फिर एक ही ऑर्डर में रखा जाता है, और मिलते जुलते ऑर्डर्स को फिर एक ही क्लास में रखा जाता है, और एक ही क्लास के जो मिलते जुलते जो क्लास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मिलते जुलते क्लासेस हैं, फिर इनको एक ही फाइलम में रखा जाता है, और जो आपस में फाइलम्स एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, ग्रुप्स जो मिलते जुलते ग्रुप्स हैं, इसीलिए उनको एक ही किंगडम में रखा गया। एक जनरल एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये समझ आए कि किस तरह ग्रुपिंग हुई है। सो वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में हमारे पास कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? किंगडम एनिमिलिया में हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। किस तरह, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं किंगडम एनिमिलिया के एनिमल्स के? कि ऑल ऑफ देम दे आर यूकैरियोट्स, राइट। व्हाट डज इट मीन्स कि यूकैरियोट हैं, दे हैव अ प्रॉपर सेल, दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस इन देयर सेल, ठीक है। सारे यूकैरियोट्स हैं, they have a proper nucleus in their cell, means they have a nuclear membrane around their genetic material DNA, and all of the living organisms in kingdom Animalia, they must be multicellular. All of the living organisms of kingdom Animalia, they are multicellular, means वो एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल हैं, they are consist of more than one cell. उसके अलावा इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम एनिमिलिया दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। एंड अदर देन दैट ये हमारे पास मेन क्लासिफिकेशन थी जिसके बेसिस पे सारे एनिमल्स को किंगडम एनिमिलिया में रखा। अब आप देखें फिशेस को, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, द फिशेस दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियस इन देयर सेल एंड दे आर मल्टी सेलुलर, वो मोर देन वन सेल से मिल के बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर है। बर्ड्स को आप देखें, इनमें सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं,
All of the birds, they are multicellular, they have eukaryotic cell and they depend on other living organism for their food. गोट्स को देख लें, लाइन्स को देख लें, एलिफेंट्स को देख लें, आंट्स को देख लें, इंसेक्ट्स को देख लें. इंसेक्ट्स में कॉकरोचेस हैं, इंसेक्ट्स में हमारे पास ग्रास होपर्स हैं. उसके अलावा आप इंसेक्ट्स की कैटेगरी के अलावा आप देखें तो मंकीज़ को देख लें, इंसानों को देख लें. ऑल ऑफ देम दे हैव दिस करेक्टरिस्टिक्स. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. इनके पास प्रॉपर सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, और ये सारे मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है. तो इन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम एनिमलिया में रखा. हम इंसानों को, फिशेस को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को और सारे जानवरों को, ठीक है. ये किंगडम एनिमलिया के करेक्टरिस्टिक्स थे. देन किंगडम एनिमलिया के अंदर अगर हम एक फाइलम को डिस्कस करें, दैट इज़ फाइलम कॉर्डेटा. फाइलम कॉर्डेटा में क्या है? फाइलम कॉर्डेटा में वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु दे हैव बैकबोन, एक प्रॉपर वर्टिबल कॉलम, जो वर्टिबल कॉलम है, एक बैकबोन है. कॉर्डेटा कॉर्डेट्स में आते हैं, फाइलम कॉर्डेट्स में वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं. देन फाइलम कॉर्डेट्स में अब मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. एज द फिशेस दे हैव backbone, birds they have backbone, we humans also we have backbone. So ये इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं. उसको हम फर्दर कैटेगराइज कर लें इनटू क्लासेस, ठीक है. अगर हम क्लास ममीलिया, मैमल्स की जो क्लास है ममीलिया, मैमल्स को देखें तो मैमल्स हाउ दे, किस बेसिस पे उनको फर्दर डिवाइड किया है इनटू सब ग्रुप्स. जो क्लास ममीलिया है इन फाइलम कॉर्डेटा, मैमल्स जो हैं उनको किस तरह कैटेगराइज किया है? वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनकी पूरी बॉडी पे बाल हो, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि बेबी डायरेक्टली बेबीज़ को बर्थ देते हों, जो कि एग्स ले नहीं करते लाइक बर्ड्स, राइट. वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एग्स नहीं ले करते बल्कि डायरेक्टली बेबीज़ को बर्थ देते हैं, मदर्स बेबीज़ को बर्थ देते हैं. एंड द बेबीज़ दे टेक फीड फ्रॉम देयर मदर्स आफ्टर बर्थ, ठीक है. तो वो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी मदर से फीड लेते हैं, मदर्स जो है डायरेक्टली बेबीज़ को बर्थ देते हैं. एंड ऑल ऑफ द मैमल्स दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पर बाल हैं. जो मैमल्स हैं उनकी बॉडी पर बाल हैं और उनके मदर्स जो हैं डायरेक्टली बेबीज़ को बर्थ देते हैं. बेबीज़ उनके होते हैं, इंस्टेड ऑफ दे डोंट ले एग्स लाइक बर्ड्स. एंड सो ये इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया. अभी आप देखिए कि लाइन हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, वी ह्यूमंस हम क्लास ममेलिया में आते हैं. वेल जो है क्लास ममेलिया में है. बैट जो चमगादड़ है वो भी क्लास ममेलिया से बिलोंग करता है. और उसके अलावा वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो डायरेक्टली जो उनकी बेबीज़ को बर्थ देते हैं. और कैट्स हैं, डॉग्स हैं, मंकीज़ हैं, लाइन है, एलिफेंट है, वेल है. ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं और आफ्टर बेबीज़ की बर्थ होने के बाद ये बेबीज़ अपने मदर से फीड लेते हैं फॉर सम टाइम पीरियड. कुछ टाइम पीरियड तक वो मदर फीड पे डिपेंड करते हैं. एंड आफ्टरवर्ड्स देन दे आर एबल टू टेक देयर ओन फूड, ठीक है, टेक फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. तो ये सारे हम सारे फिर लाइन, टाइगर, डॉग, कैट, एलिफेंट्स, ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मैमल्स हैं वो हम क्लास ममेलिया में आते हैं. फिर इस क्लास ममेलिया को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू ऑर्डर प्राइमेट्स में. और फिर प्राइमेट्स को फर्दर डिवाइड किया है इनटू होमिनिडी फैमिली में. एंड देन होमिनिडी फैमिली को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू होमोसेपियंस. देन जो हमारे होमोसेपियंस स्पीशी हैं इंसानों को फर्दर कैटेगराइज किया है, ठीक है. जो क्लास ममेलिया था उसके अलावा प्राइमेट्स जो हैं वो ग्रुप जो प्राइमेट हैं उसकी अगर हम बात करें तो इसको इस तरह फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म जिनके
5 डिजिट्स हों, ठीक है, 5 फिंगर्स हों। दे हैव इन जो उनके हाथ और पैर हैं उनमें 5 डिजिट्स हों, मतलब उंगलियां जो हैं वो 5 हों। उनको फर्दर फिर एक ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। फिर उनको फर्दर कैटेगराइज किया है कि वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होमिनिडी में जो कि सीधे 2 पैर पे रेक्ट सीधे खड़े हो सकते हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड, जिसमें हम इंसान और मंकीज आते हैं क्योंकि हम सीधे 2 पैरों पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द एनिमल्स जो फर्दर हमारे साथ थे वो सब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। देन फर्दर देखा जाए तो वो मंकीज़ भी हमसे अलग हो जाते हैं। देन इन स्पीशी होमो सेपियंस में सिर्फ हम इंसान आते हैं। तो इस तरह एक बड़े ग्रुप से फर्दर कैटेगराइज कर के हम इंसान जो है सिर्फ एक ग्रुप में एक ही स्पीशी हैं। और जीनस में हमारे पास जो है कि हम जो है इरेक्ट सीधे खड़े हो सकते हैं, हम मंकीज़ भी हैं, इनमें चिंपैंजीज भी हैं, हम इंसान भी आ सकते हैं। देन देखा जाए तो हम होमो सेपियंस एक अलग स्पीशीज़ क्यों हैं? बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स मेल एंड फीमेल पार्टनर कैन इंटरेक्ट एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, एंड द monkeys they can interact, the male and female monkeys can interact and produce a fertile offspring. So monkeys are the separate species and we human beings are the separate species. So इस तरह इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है और अलग अलग ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्या एम्स मतलब किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, क्यों क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्या मकसद है क्लासिफिकेशन का, क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना ज़रूरी है। देन कम्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स कि क्या रूल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में और सब ग्रुप में डिवाइड करने के, क्या रूल्स हैं, हमें किन चीज़ों पे गौर करना चाहिए जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। या फिर हमें एक बिल्कुल अलग सा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आया है, एक जानदार हमें नज़र आता है जो कि बिल्कुल अलग है, तो हम उसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, हमें किस ग्रुप में उसे रखना चाहिए, तो हम किन चीज़ों का ख्याल रखें, किन चीज़ों पे गौर करें ताकि उस जो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने आइडेंटिफाई किया है, डिस्कवर किया है, उसे हम कैटेगराइज कर सकें, उनको एक प्रॉपर ग्रुप में प्लेस कर सकें। ह्यूज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, बहुत ज़्यादा वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे, जिससे अभी तक हमने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टिल स्टडी नहीं किया, ठीक है। डिफ़र इन देयर फॉर्म्स, शेप, साइज़ एंड कलर, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, शेप में, फॉर्म में, साइज़ में, कलर्स में। The arrangement of organisms in different groups due to similarity is called classification. हम जो एक जैसे ग्रुप में, जो स्ट्रक्चरली एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, जो कलर में एक जैसे हैं, जिनका सेलुलर स्ट्रक्चर एक जैसा है, जिनका डीएनए मिलता जुलता है, इन बेसिस पे हम इनको ग्रुप में और सब ग्रुप में डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हम इसको प्रॉपरली स्टडी कर सकें। उनको पहचानने में, उनको प्रॉपर स्टडी करने में आसानी के लिए उनको ग्रुप में और सब ग्रुप में डिवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि बर्ड्स को, सारे बर्ड्स को जो एग लेइंग है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एग्स ले करते हैं, जिनके पूरी बॉडी पे फर है और जिनके 2 विंग्स हैं, जो जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बर्ड्स जो हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं वो जो है ना उड़ सकते हैं, वो उनके पूरी बॉडी पे फर है, बाल हैं, उनके 2 पैर हैं, बीक है, चोंच है, 2 आंखें हैं, ठीक है। इन सब को एक ही क्लास में रखा गया है, दैट इज़ कॉल्ड क्लास एवीज़, ठीक है। इन सबको एवीज़ में रखा है कि ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एग ले कर सकते हैं, जिनके पेयर ऑफ विंग है, जिनके पेयर ऑफ लेग है, एक बीक है, आइज़ हैं, और जिनकी पूरी बॉडी में फर है, जो कि उड़ सकते हैं, दे आर इन वन ग्रुप, दे आर अरेंज्ड इन और कैटेगराइज्ड इन, इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, नोन एज क्लास एवीज़,
ठीक है। तो ये इनको एक ही ग्रुप में रखने का मकसद क्या था, ताकि अगर हम कोई भी चीज़ किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं बर्ड्स, हम बर्ड्स, सारे बर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है। सारे बर्ड्स, हम क्रो को, स्पैरो को, पिजन को, हैन को, इस तरह अलग अलग बर्ड्स को देखेंगे और अलग अलग हर एक बर्ड को स्टडी करेंगे, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। हमने सारे बर्ड्स को एक ही ग्रुप में रखा और हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन कर दिया कि भाई ये एवीज़ में जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सब एग्स लेकर। नो नाउ दिस थिंग कि जो सारे क्लास एवीज़ के मेंबर्स हैं वो सब उनके विंग्स हैं, वो सब उड़ सकते हैं, उन सब की बीक है, चोंच है, ठीक है। तो ये इस तरह इनको पढ़ने में, समझने में, उनको नेमिंग के लिए, उनको पहचानने में आसानी के लिए हम उनको ग्रुप में और सब ग्रुप में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि हम उनको पहचान सकें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचान सकें। नेमिंग द ऑर्गेनिज्म, उनको नाम दे सकें, एक प्रॉपर और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दे सकें। मेकिंग नेचुरल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो इनके नेचुरल ग्रुप्स हैं, जो एक जैसे मिलते जुलते लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाया जाए, अगेन ताकि पढ़ने में, उनको समझने में आसानी हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्टोरिकल क्या बैकग्राउंड है, एम्स मकसद क्या था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने का, और कौन से रूल्स बनाए गए थे कि इन बेसिस पे इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। ऑब्टेन अ सुटेबल स्पेसिमेन, ठीक है, कंपेयरिंग द स्पेसिमेन विद द नोन रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लिविंग थिंग्स, correctly identify the specimen, determining the best position for the specimen in the existing classification, use the available evidences to track the course of evolution of the specimen, ठीक है। अभी सबसे पहले कि एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जब साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर देते, उनको कोई अलग सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार नज़र आता था, तो वो उसकी कंप्लीट स्टडी करते थे, उनके फीचर्स को पढ़ते थे, उनको के फिज़िकल अपीयरेंस को देखते थे कि बाहर से वो कैसे दिखते हैं, उनकी बॉडी शेप कैसी है, किस कलर के हैं, किस साइज़ के हैं। उन बेसिस पर फिर वो उनको एक सुटेबल जो ग्रुप जो पहले से उनसे मिलते जुलते लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस ग्रुप में रखा जाता था, और उसके बाद जो है उनको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता था उस ग्रुप से रिलेटेड, और उसकी जो है एवोल्यूशन को ट्रेस करने में आसानी होती थी। फिर कैसे कि एवोल्यूशन क्या चीज़ है कि वो किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके इस दुनिया में आए। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस दुनिया में सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होने की वजह से बैक्टीरिया वजूद में आया, जो एक सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वजूद में आया केमिकल रिएक्शन की वजह से, जो सी में समंदर में केमिकल रिएक्शंस हुए, जिसके बेसिस पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वजूद में आया, और उसके बाद उस बैक्टीरिया से इवॉल्व होके उस बैक्टीरिया में चेंजेस आई वक्त के साथ, और वो बैक्टीरिया चेंज होता गया, मॉडिफाई होता गया, और मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहले यूकैरियोटिक सिंगल सेल में चेंज हुआ, और फिर वक्त के साथ सालों गुजरने के बाद वो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंज हुआ, और आस्था करते करते इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म वक्त के साथ साथ चेंज होते गए और नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते गए। तो इस तरह उनका किसी एक नए इंडिविजुअल जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, जिन्हें साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम देखा है, और आज से पहले उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, नहीं पहले किसी ने इसके बारे में रिपोर्ट किया है, बताया है, तो उसे पढ़ना, उसे देखना, उसको स्ट्रक्चरली आइडेंटिफाई करना, आजकल उसके डीएनए को, सेल को स्टडी किया जाता है ताकि उसको प्रॉपरली एक ही ग्रुप में रखा जाए और उसको नाम दिया जाए, और उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाए कि वो किस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म से चेंज होकर बने हैं हिस्ट्री में। एरिस्टोटल, फाउंडर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड किया।
Aristotle is called the father of science. He was the first who introduced the two key concepts of taxonomy that we use till today: classification of organism by type and binomial definition. एरिस्टोटल जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग की को सजेस्ट किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो आपस में मिलते जुलते लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एक ग्रुप में रखा जाए और जो डिफरेंट हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए ताकि उनको आसानी से स्टडी किया जा सके. सो एंड ई ऑल्सो सजेस्टेड कि उनका एक प्रॉपर नेम दिया जाए उनको, ताकि उनके को लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुखातिब करने के लिए या उनके बारे में बताने के लिए हम एक ऐसा नेम साइंटिफिकली उनको दें ताकि पूरे वर्ल्ड में वो उसी नाम से पहचाना जा सके. जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल लोकल लैंग्वेजेस में हम जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ नाम दिए हैं हमने, ठीक है. तो इसी तरह इंग्लिश में डिफरेंट है. प्याज को हम लोकल उर्दू लैंग्वेज में प्याज बोलते हैं, इंग्लिश में अनियन बोला जाता है. वैसे लोकल लैंग्वेजेस में इस तरह के और मुख्तलिफ़ नाम हैं. तो अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम लोग प्याज बोलेंगे या फिर अनियन बोलेंगे तो शायद वो पहचाना ना जाए प्रॉपरली कि किस किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये किस किस्म का प्लांट है, ये क्या चीज़ है. तो इसीलिए इलियम सीपा अनियन को, प्याज को एक साइंटिफिक नेम दिया गया इलियम सीपा. बाइनोमियल मींस वो नेम के दो पार्ट्स हैं, एक उसके जेनरा से नेम लिया गया है और सेकंड पार्ट उसका स्पीशी नेम है, जिसके वजह से वो बाइनोमियल कहा जाता है उसे, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाए जिसके दो पार्ट्स हों. इलियम सीपा में इलियम जो है उसका जीनस नेम है और सीपा इज़ अ स्पीशी नेम. इस तरह ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में और सब ग्रुप में रखा जाए और उनको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाए. He classified all the known organisms of his age in two groups, Plantae and Animalia. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो उस दौर में पहचाने गए, जिनको आइडेंटिफाई किया गया, जिनके बारे में नॉलेज थी, उन्होंने उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में और एनिमिलिया में डिवाइड किया. मतलब दो ग्रुप्स बनाए, वन वॉज नेम्ड प्लांटी एंड वन वॉज नेम्ड एनिमिलिया. दो ग्रुप्स बने, एक का नाम प्लांटी रखा गया और दूसरे का एनिमिलिया. प्लांटी में वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एरिस्टोटल ने रखे जो कि ऑटोट्रॉफ्स थे, जो अपना खाना खुद बना सकते थे, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे. और एनिमिलिया में वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रख दिए जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे, जो कि हेट्रोट्रॉफ्स थे और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते थे फॉर देयर फूड. तो इस बेसिस पे उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में रखा. He grouped the organisms on the basis of similarities. He also classified the animals on the basis of blood. ब्लड के बेसिस पर भी उन्होंने क्लासिफिकेशन की, एनिमल्स विदाउट ब्लड एंड एनिमल्स विद ब्लड. ठीक है, उन्होंने इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन की. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका ब्लड है और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें ब्लड नहीं है. तो उस बेसिस पे भी एरिस्टोटल ने फर्दर एनिमल्स को डिवाइड किया था. By keeping in view the work of Aristotle and classification, he should be called the founder of classification. कहा जाता है कि जिस तरह एरिस्टोटल ने शुरुआत की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाए, तो इसीलिए उन्हें फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है. He was the one who suggested about the classification, who has done the classification the very first time. ठीक है, जिन्होंने क्लासिफिकेशन की सबसे पहले, इसीलिए उनको फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है. बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. From Aristotle to late 80s, the living things were divided into 2 kingdoms, Plantae or Animalia.
The two kingdom system based on the mode of nutrition. The autotrophs were included in Plantae, while heterotrophs were included in Animalia. This system has many faults. Euglena is a unicellular organism which show characteristics both like plants and animal. Therefore, it cannot be placed clearly in either of the two kingdoms. There was confusion in the classification of bread mold that resemble in structure to plants but not autotroph. फिर जब साइंटिस्ट ने फर्दर स्टडी किया, फर्दर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में पढ़ा, तो उन्हें पता चला कि ये दो ग्रुप्स इनफ नहीं है. जो एरिस्टोटल ने दो ग्रुप्स बनाए थे, प्लांटी और एनिमिलिया, ये इनफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म सामने आए जैसे कि हमारे पास यूग्लिना एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म था, एक सेल पे मुश्तमिल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की तरह है और कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स की तरह है. ठीक है, यूग्लिना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूग्लिना जो है अपना फूड खुद बना सकता है, बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो सर्वाइव कर सकता है. तो इस बेसिस पर भी थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि यूग्लिना को किस ग्रुप में रखा जाए, जबकि एरिस्टोटल ने कम्प्लीटली उनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ग्रुप्स बनाए थे कि ऑल द प्लांट्स हु दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, they are autotrophs and they were placed in one group, and all the animals who they cannot prepare their own food, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, खाने के लिए, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया. So as we discussed that Aristotle he divided living organism into two groups, एंड दो इन्होंने एरिस्टोटल ने दो ग्रुप्स बनाए थे जिसमें एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया था इन टू ग्रुप्स, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी. किंगडम एनिमिलिया में उन्होंने वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे जो कि ख़ुद अपना खाना नहीं बना सकते थे, जो कि हेट्रोट्रॉफ्स थे, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे खाने के लिए डिपेंड करते थे. जैसे कि लिविंग एनिमल्स जो हैं सारे, जो प्लांट्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं, जो प्लांट्स ईटर्स हैं, और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, अपना खुराक वहाँ से हासिल करते हैं. इस बेसिस पर सिर्फ सबसे पहले एरिस्टोटल ने दो ग्रुप्स बनाए, एंड एरिस्टोटल को फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है. उन्हें फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बताया और लोग एनिमल्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. सो दैट वाज द एंड ऑफ द टॉपिक. आई होप इट वाज ईजी. अल्लाह हाफिज़.